दोस्तों, तानाशाही के बारे में जब भी कभी बात होती है तो जर्मनी देश के रहने वाला हिटलर का नाम सबसे पहले सामने आता है। किसी को जर्मनी तानाशाह हीरो लगता है तो किसी को विलेन नजर आता है। हालांकि एडोल्फ हिटलर 20वीं सदी का सबसे क्रूर तानाशाह था। दोस्तों, 1933 में हिटलर जब जर्मनी की सत्ता पर अपना कब्जा जमाया तो उसने 6 साल में करीब 60 लाख यहूदियों की हत्या कर दी, जिसमें 15 लाख सिर्फ बच्चे थे। हिटलर के बारे में पूरी दुनिया में अलग अलग प्रकार से चर्चाएं होती रहती है। जर्मनी तानाशाह को सोवियत सेनाओं ने बर्लिन में हर तरफ से घेर लिया था। पूरी दुनिया में मौत का तांडव कर चुका हिटलर अपनी हार से टूट चुका था। दोस्तों, वो समय था 30 अप्रैल 1945, जब बर्लिन में जमीन से 50 फुट नीचे एक बंकर में हिटलर ने खुद को गोली मारकर अपनी पत्नी इवा ब्राउन के साथ आत्महत्या कर ली। दोस्तों, इतने बड़े तानाशाह खुद को गोली क्यों मारी? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में इसकी पूरी सच्चाई। दोस्तों, एडोल्फ हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1889 को ऑस्ट्रिया के ब्राउननाउ आम इन नामक एक छोटे से कस्बे में हुआ था, जो जर्मनी सीमा के पास स्थित था। उसके पिता का नाम एलोइस हिटलर था, जो एक कस्टम अधिकारी थे और अपने स्वभाव से कठोर व्यक्ति माने जाते थे। और उसके माँ का नाम क्लारा हिटलर था, जो एक दयालु और स्नेही महिला थी। हिटलर का परिवार अक्सर स्थान बदलता था, जिसके कारण वे स्थिर जीवन का अनुभव नहीं कर सका। दोस्तों, हिटलर एक साधारण छात्र था। उसकी पढ़ाई में रुचि बहुत कम थी। उसके पिता चाहते थे कि वे सरकारी नौकरी करें, लेकिन हिटलर की रुचि कला में थी। पिता और पुत्र के बीच इस विषय पर अक्सर विवाद होता था। हिटलर में चित्रकला के प्रति विशेष रुचि थी और वे वियना के कला स्कूल में दाखिला लेना चाहता था। उसने 2 बार अकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स में एडमिशन लेने के लिए एप्लीकेशन दिया, लेकिन वह असफल रहा। उसकी इस असफलता ने उसके जीवन को गहराई से प्रभावित किया। 1907 में अपनी मां की मृत्यु के बाद हिटलर वियना चला गया। वियना में जीवन कठिन होने के कारण वह आर्थिक समस्याओं से जूझता रहा और गरीबों के लिए बना रात्रि आश्रम में समय बिताने लगा। वियना में रहते हुए हिटलर का सामना जातिवाद और यहूदी विरोधी विचारों से हुआ। 1914 में हिटलर जर्मनी की सेना में शामिल हो गया। हिटलर युद्ध में एक मामूली सेना के रूप में शामिल हुआ, लेकिन अपनी वीरता के लिए उसने कई पदक प्राप्त किया, जिसमें आयरन क्रॉस शामिल था। युद्ध में लगी चोटों और पराजय ने उसके भीतर राष्ट्रवाद की भावना को और मजबूत कर दिया। 1918 में युद्ध समाप्त होने पर जर्मनी की हार और वर्साय संधि ने हिटलर को गहरे आघात में डाल दिया और उसने इसे जर्मन राष्ट्र के लिए अपमान समझा। शिक्षा में असफलता, कला विद्यालय में अस्वीकार होना और युद्ध कला में जर्मनी की हार, इन सभी ने हिटलर के मन में गहरी कड़वाहट और गुस्से को जन्म दिया। उसने इस असफलताओं का दोष कुछ समुदाय और राजनीतिक दलों पर डालना शुरू किया। प्रथम विश्व युद्ध के बाद हिटलर ने सेना में रहते हुए एक जासूस के रूप में काम किया। इसी दौरान उसको जर्मन वर्कर्स नाम की एक नवगठित पार्टी पर नजर रखने का आदेश मिला। पार्टी की विचारधारा हिटलर को पसंद आई और उसने 1919 में खुद इस पार्टी में शामिल होने का फैसला किया। इस पार्टी में शामिल होने के बाद 1920 में हिटलर ने पार्टी का नाम बदलकर नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी यानी NSDAP रखा, जिसे बाद में नाजी पार्टी के नाम से जाना गया। नाजी पार्टी की विचारधारा में यहूदी विरोध, साम्यवाद विरोध और जर्मन नस्लीय शुद्धता शामिल थे। दोस्तों, 1923 में हिटलर और उसके समर्थकों ने बवेरियन सरकार को हटाने का प्रयास किया, जो असफल हो गया। इस असफल प्रयास को बियर हॉल पुस्ट के नाम से जाना जाता है। उसका उद्देश्य था कि विद्रोह के जरिए वे सरकार पर नियंत्रण स्थापित कर सके। दोस्तों, यह विद्रोह असफल रहा और हिटलर को देशद्रोह के रूप में गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया। इसी दौरान उन्होंने माइन कैंप यानी मेरी संघर्ष नामक पुस्तक लिखी, जो उसकी आत्मकथा और राजनीतिक घोषणा पत्र के रूप में उभरी। दोस्तों, माइन कैंप का पहला खंड 1925 में और दूसरा खंड 1926 में प्रकाशित हुआ और यह पुस्तक धीरे धीरे जर्मन समाज में लोकप्रिय हुई। 1930 के दशक के अंत तक इसे जर्मनी में पूरी तरह से पढ़ा जाने लगा।
उस समय हिटलर का उद्देश्य अपने विचारों और नीतियों को जनसामान्य तक पहुंचाना था। यह किताब न केवल एक आत्मकथा थी, बल्कि भविष्य में जर्मनी के लिए हिटलर की योजनाओं और राजनीतिक एजेंडे का भी एक स्पष्ट मार्गदर्शन थी। हिटलर ने जर्मन लोगों को आर्य जाति का प्रतिनिधि माना, जिसे वह श्रेष्ठ जाति मानता था। उन्होंने इसे जर्मन के भविष्य के लिए सर्वोच्च और आवश्यक बताया। वह नस्लीय शुद्धता बनाए रखने के लिए उन्होंने यहूदियों, जिस्वियों और अन्य अल्पसंख्यकों को खतरे के रूप में चित्रित किया। माइन कैंप में यहूदियों के प्रति गहरा विरोध और नफरत दिखाई देती थी। हिटलर ने यहूदियों को सभी समस्याओं के जड़ के रूप में प्रस्तुत किया। हिटलर का मानना था कि जीवन एक संघर्ष है और इसमें केवल शक्तिशाली लोग ही जीवित रह सकते हैं। उसने जीवित रहने के लिए संघर्ष के सिद्धांतों को अपनाया और उसे समाज के विकास के लिए आवश्यक बताया। माइन कैंप में हिटलर ने प्रचार के महत्व को भी रेखांकित किया। उसने माना कि बड़े झूठ को बार बार कहने से जनता उसे सच मानने लगती है। दोस्तों, 1930 के दशक की शुरुआत में हिटलर ने नाजी पार्टी को जर्मनी की प्रमुख राजनीतिक पार्टी को बनाने में सफलता हासिल की और 1932 में हिटलर ने राष्ट्रपति चुनाव में हिंडेनबर्ग के खिलाफ चुनाव लड़ा। हालांकि हिटलर चुनाव नहीं जीता, लेकिन उसने जर्मनी के विभिन्न हिस्सों में बड़ी संख्या में समर्थन प्राप्त किया, जिससे उसकी राजनीतिक शक्ति बढ़ी। राष्ट्रपति पाल वान हिंडेनबर्ग ने हिटलर को सत्ता में आने से रोकने का प्रयास किया था, लेकिन राजनीतिक दबाव और अस्थिरता के कारण उन्हें अंत में 30 जनवरी 1933 को हिटलर को जर्मनी का चांसलर नियुक्त करना पड़ा। 27 फरवरी 1933 को जर्मन संसद में आग लग गई। हिटलर ने इस घटना का आरोप कम्युनिस्टों पर लगाया। इस आग के बाद हिटलर ने राष्ट्रपति हिंडेनबर्ग को इमरजेंसी शक्तियों का आदेश देने के लिए राजी किया। मार्च 1933 में ही हिटलर ने एनाम्बलिंग एक्ट पारित करवाया, जिसने उसे बिना संसद की मंजूरी के कानून बनाने की शक्ति दी। इस कानून ने जर्मनी में लोकतंत्र को खत्म कर दिया और हिटलर को पूर्ण तानाशाही शक्तियां प्रदान कर दी। सत्ता में आते ही हिटलर ने अपने सभी राजनीतिक विरोधियों और यहूदियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। यहूदियों के खिलाफ कठोर नीतियां अपनाई गई और उन्हें समाज की मुख्य धारा से अलग कर दिया गया। हिटलर का मानना था कि जर्मन को अपने अस्तित्व और विकास के लिए अधिक जीवन स्थान की आवश्यकता है। उसने पूर्वी यूरोप में भूमि विस्तार की बात की, जिसमें पोलैंड और सोवियत संघ का क्षेत्र शामिल था। मार्च 1938 में हिटलर ने अपने जन्म स्थान देश ऑस्ट्रिया पर कब्जा कर लिया और इसे जर्मनी में मिला लिया। इस घटना को एंसुलुस कहा जाता है। इसके बाद हिटलर की नजरें चेकोस्लोवाकिया के सुडेटेनलैंड पर थी। दोस्तों, यूरोप के कई नेता हिटलर के साथ टकराव से बचना चाहते थे। उन्होंने म्यूनिख समझौते के माध्यम से हिटलर को सुडेटेनलैंड देने का निर्णय लिया ताकि यूरोप में शांति बनी रहे। दोस्तों, म्यूनिख समझौते के बाद हिटलर को लगा कि वह बिना किसी रुकावट के अपने लक्ष्य को पूरा कर सकता है। इसके बाद अगस्त 1939 में हिटलर ने सोवियत संघ के साथ एक गुप्त समझौता किया, जिसे मोलोटोव-रिबेनट्रॉप समझौते के नाम से जाना जाता है। इस समझौते का मुख्य कारण यह था कि जर्मनी और सोवियत संघ ने पोलैंड को आपस में मिलाने की योजना बनाई। 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड पर हमला कर दिया और हिटलर ने अपनी नई सैन्य रणनीति का प्रदर्शन किया और इस घटना ने द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ किया। पोलैंड पर हमले के बाद ब्रिटेन और फ्रांस ने 3 सितंबर 1939 को जर्मनी के खिलाफ युद्ध की अनाउंसमेंट कर दी। इसके साथ ही यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध की पूरी तरह से शुरुआत हो गई। इस युद्ध की शुरुआत के साथ ही हिटलर ने यहूदियों, रोमा और अन्य अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसक नीतियां लागू करना शुरू किया। यहूदियों के खिलाफ एक व्यवस्थित नरसंहार शुरू किया, जिसे होलोकॉस्ट के नाम से जाना जाता है। इस नरसंहार में लगभग 60 लाख यहूदियों की हत्या की गई थी, जो उस समय की दुनिया की यहूदी आबादी का लगभग 2/3 हिस्सा था। युद्ध के दौरान हिटलर ने अपने विरोधियों को कुचल दिया और अपनी शक्तियों का और विस्तार किया। दोस्तों, 22 जून 1941 को हिटलर ने सोवियत संघ पर आक्रमण करने के लिए ऑपरेशन बारबरोसा शुरू किया। 1942 और 1943 में
स्टेलिनग्राद की लड़ाई ने नाजी जर्मनी की सैन्य शक्ति को भारी झटका दिया। सोवियत सेनाओं ने जर्मन सेना को नष्ट कर दिया और यह युद्ध की दिशा को पलटने वाली प्रमुख घटना साबित हुई। दोस्तों 6 जून 1944 को अमेरिकी, ब्रिटिश और कनाडाई सेनाओं ने फ्रांस के नॉर्मैंडी के समुद्र तटों पर जर्मनी के कब्जे वाले पश्चिमी यूरोप पर हमला किया और इस ऑपरेशन को डी-डे कहा गया और यह जर्मन सेना के लिए एक बड़ा झटका था। डी-डे के बाद जर्मन सेना को फ्रांस, बेल्जियम और नीदरलैंड में लगातार हार का सामना करना पड़ा। इससे जर्मन सेनाओं लगातार पीछे हट रही थी और पश्चिमी मोर्चों पर जर्मनी की स्थिति कमजोर हो गई। जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ा, जर्मनी की सेना की आपूर्ति और संसाधन घटने लगे। युद्ध की स्थिति बिगड़ने के साथ ही जर्मन सैनिकों में मनोबल गिरने लगा और कई मोर्चों पर वे घेर लिए गए। युद्ध को ज्यादा दिन होने के कारण जर्मनी की सैनिक भी पूरी तरह से थक चुकी थी। युद्ध के लिए आवश्यक संसाधनों की कमी और बमबारी से जर्मनी की औद्योगिक क्षमता नष्ट हो गई और जर्मनी के नागरिकों को भी भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जिससे असंतोष फैलने लगा। युद्ध के अंत की ओर बढ़ते हुए हिटलर का मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य तेजी से बिगड़ने लगा। वह लगातार शराब और दवाइयों का सेवन कर रहा था और युद्ध की स्थिति को लेकर गहरे डिप्रेशन में था। दोस्तों 1945 की शुरुआत में सोवियत संघ ने जर्मनी के पूर्वी मोर्चों पर आक्रमण तेज कर दिया था। सोवियत जनरल जीको की सेना ने जर्मनी की सीमा के भीतर तेजी से प्रवेश किया और बर्लिन तक पहुंचने के लिए पूरी तरह से लड़ाइयां लड़ी। अप्रैल 1945 तक सोवियत सेना ने बर्लिन को पूरी तरह से घेर लिया था। जर्मन सेना जो पहले ही अत्यधिक कमजोर हो चुकी थी, वह बर्लिन की रक्षा करने में असमर्थ थी। बर्लिन के अंदर हिटलर और उसके नाजी नेताओं का एक समूह फीवर बंकर में छिपा हुआ था। बर्लिन की सड़कों पर घातक संघर्ष जारी था, जिसमें दोनों पक्ष ने भारी बमबारी और सेना के साथ लड़ा। शहर की कई प्रमुख इमारतें ध्वस्त हो गई और बर्लिन में चारों तरफ तबाही का माहौल था। बर्लिन के उपनगर में स्थित हिटलर का बंकर एक गहरे भूमिगत कक्ष में था, जहां से वह अपनी सेना और सम्राट की योजना बनाता था। बर्लिन की घेराबंदी के बाद हिटलर का मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य तेजी से बिगड़ने लगा। वह युद्ध की हार को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। सोवियत सेना के हमले और बर्लिन के आसपास की स्थिति को देखकर कई जर्मन अधिकारियों और सैन्य कमांडरों ने हिटलर से आत्मसमर्पण करने की सलाह दी थी, लेकिन हिटलर ने इनकार कर दिया। उसको विश्वास था कि जर्मन राष्ट्रों को हर हाल में अपनी स्थिति बनाए रखनी चाहिए। हिटलर ने किसी भी प्रकार के शांति समझौते या आत्मसमर्पण को अस्वीकार कर दिया, जिससे उसकी स्थिति और भी खराब हो गई। 30 अप्रैल 1945 को हिटलर ने अपनी और अपनी पत्नी इवा ब्राउन के साथ आत्महत्या करने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने पिस्तौल से खुद को गोली मारी और उसकी पत्नी ने चुपके से जहर खा लिया। दोनों की मौत बंकर में हुई। कई रिपोर्ट्स और गवाहों के अनुसार हिटलर और इवा ब्राउन ने बंकर में अपने कक्ष में अंतिम समय बिताया। हिटलर की मृत्यु के बाद उनके शव को बंकर के बाहर लाकर जलाया गया, ताकि सोवियत सेना उनके शव को न पा सके। दोस्तों हिटलर के मौत के साथ ही नाजी जर्मनी का शासन पूरी तरह से समाप्त हो गया और हिटलर की मौत के बाद नाजी पार्टी की सत्ता खत्म हो गई। दोस्तों इस तरह से हिटलर का पतन हुआ। हिटलर का पतन न केवल उसके व्यक्तिगत पतन का प्रतीक था, बल्कि यह नाजी जर्मनी और उसके अत्याचारी शासन का भी अंत था। हिटलर के पतन ने यह साबित कर दिया कि तानाशाही, युद्ध और हिंसा के आधार पर कोई भी अस्थायी शासन नहीं चल सकता। युद्ध के बाद दुनिया ने एक नया मार्ग अपनाया, जिसे लोकतंत्र, मानवाधिकार और अंतर्राष्ट्रीय शांति की दिशा में प्रयास किए गए। दोस्तों इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।